नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट की एक पीएसयू से। इस पीएसयू का नाम है जीएमडीसी या गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, क्या इसके रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या इसमें रेयर अर्थ की स्टोरी और कमोडिटी साइकिल जो अप साइकिल चल रहा है उसमें ये कहाँ तक जा सकती है और इसके वैल्यूएशन का करने का तरीका क्या है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें दुर्गेश जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो जैसे मैंने बताया, जो कंपनी की स्थापना जो है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई और इसकी स्थापना 1963 में हुई। उस समय ये सिलिका सैंड जो है वो बनाती थी, ग्लास इंडस्ट्री में जो काम आता है। तो ये वहाँ से जब इसने शुरुआत की एक प्रोडक्ट से, इसके बाद धीरे धीरे इसने बॉक्साइट की माइनिंग में एंट्री की। उसके बाद ये जो है लिग्नाइट की माइनिंग में आई और धीरे धीरे अब ये काफ़ी सारे जो मिनरल्स है ना वो ये निकालती है। और साथ ही साथ ये जो पावर प्रोडक्शन में भी है, रिन्यूएबल और थर्मल दोनों पावर के सेक्टर्स में भी है। 1997 में गुजरात गवर्नमेंट ने इसमें अपना 24% स्टेक डाइवेस्ट कर दिया और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करा दिया। अब गुजरात गवर्नमेंट के पास इसमें 76% स्टेक है। अब जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो ब्रॉडली इस कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं। एक रिलेटेड है लिग्नाइट से, लिग्नाइट की माइनिंग करती है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है ये मिनरल्स की या बॉक्साइट की, उसमें मेनली जो बॉक्साइट है उसकी माइनिंग करती है। और जो तीसरा सेगमेंट वो पावर से रिलेटेड है, वहाँ पर ये थर्मल पावर और जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके बेचती है। तो यहाँ से जो रेस्पेक्टिव रेवेन्यूज है, तो लिग्नाइट से जो रेवेन्यू इनका आता है वो 91% आता है। बॉक्साइट के प्रोडक्शन से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 3.7% आता है। रिन्यूएबल एनर्जी की सेल से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 4.5% आता है। और जो थर्मल और अन्य छोटे मोटे जो थर्मल पावर बेचने से और जो छोटे मोटे और मिनरल्स ये माइन करते हैं और बेचते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू रेस्ट जो पता है 1% के आसपास, लगभग 1% वो आता है। अब लिग्नाइट जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है लेकिन लो ग्रेड कोयला है। तो एक्चुअली कोयले की जो इतनी प्रकार होती है वो एक्चुअली 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है वो कहलाता है पीट। तो वो जो पीट होता है उसमें धुआं ज़्यादा होता है और गर्मी कम पैदा होती है। उससे हायर ग्रेड का जो कोयला होता है वो कहलाता है लिग्नाइट, जो जिसकी माइनिंग में ये इन्वॉल्व है जीएमडीसी। तो वो उससे सुपीरियर है पीट से। उसके बाद नंबर आता है हायर ग्रेड में बिटुमिनस कोल का, और जो टॉप मोस्ट कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो ये जो जीएमडीसी है ये टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत में लिग्नाइट का। और जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है भारत में वो है एनएलसी या नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है लिग्नाइट का, प्लस लिग्नाइट से जलाकर स्टीम प्रोड्यूस करके, और ये थर्मल पावर प्लांट यानी इंटीग्रेटेड पावर प्लस लिग्नाइट प्रोड्यूसर है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन या एनएलसी। दूसरी बात ये कि ये जो है, ये जो जीएमडीसी है ये टॉप मोस्ट मर्चेंट सेलर है। अब ये टॉप मोस्ट मर्चेंट सेलर कैसे है? तो बात ये, मर्चेंट सेलर वो होता है जो अपना माल निकाल के लिग्नाइट की माइनिंग की और माइनिंग करने के बाद उसको खुद के काम में नहीं लेता है जैसे एनएलसी लेता है। और ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो ये ओपन मार्केट में बाजार में बेच देता है। तो जबकि नेवेली में ये है कि नेवेली लिग्नाइट वाला खुद का इंटीग्रेटेड प्लांट में भी वो जलाकर पावर भी बेचता है, जबकि इसका एक थर्मल प्लांट पावर प्लांट है, वहां से इनका रेवेन्यू बहुत ही कम है। और इसका कारण क्या है ये मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं ग्राहकों की। तो इनके 2 तरह के ग्राहक हैं। इनका जो लिग्नाइट का कंजम्पशन है उसमें 2 तरह के ग्राहक हैं। पहला जो तरह का ग्राहक है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी कंपनियां, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली इसको जलाकर, कोयले को जला के अपने हीटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो उसमें से आप ये समझ लीजिए कि सिरामिक्स वाली इंडस्ट्री जो मोरबी के आसपास है, गुजरात में मोरबी जो एरिया है जहाँ आपके ये जो जिसको बोलते हैं पोर्सलिन टाइप का जो काम होता है, जैसे टाइल्स हुआ या सैनिटरी वेयर हुआ, तो उस तरह की जो चीज़ में भट्टियों में जो पकाने के के लिए हीट रिक्वायर होती है वो ये
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिसीव करते हैं कोयले को जलाकर। तो सिरेमिक्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, सीमेंट हुआ, केमिकल्स हुआ, तो इस तरह की जो जो कंपनीज हैं गुजरात की वहाँ सप्लाई करते हैं। कुछ कुछ अपने लिग्नाइट का ये जो सेलिंग है वो गुजरात से बाहर भी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ से ये या तो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि उनसे लेटर ऑफ क्रेडिट जो एलसी होता है ना बैंक में, वो मतलब बैंक गारंटी टाइप चीज़ आप समझ लीजिए। तो बैंक गारंटी दे देता है कि भाई इनका पैसा नहीं आएगा तो मैं दूंगा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो वो मतलब बेसिकली बात ये कि जो इनके ये जो छोटे वाले कस्टमर्स हैं यहाँ से इनका पैसा सिक्योर है, यानी कि अगर आपने एक बार प्रोडक्शन कर दिया तो उसकी सेल जो है वो आपकी डूबेगी नहीं अगर आपने माल बेच दिया इनको। तो अब दूसरी तरह का जो ग्राहक है वो इनके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पावर प्रोड्यूसर है, तो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड करके जो कंपनीज हैं, गुजरात सरकारी कंपनीज है, तो वो इनकी दूसरी तरह की ग्राहक है। वहाँ पर इनका जो रेट है वो बेसिकली इस प्रकार से, मतलब उनको जो ये जिस रेट पर ये अपना लिग्नाइट देती है वो किस प्रकार से देती है, तो इनका जो जो प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो उसका उस पर जो टोटल इन्होंने प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी जो है इन्होंने उसका टोटल कैलकुलेट कर दिया अकाउंट से, और वहाँ उस पर 13% ब्याज, 13% इंटरेस्ट जो है ना, वो जो रेट है वो बेसिकली इनकी रेट होती है। किस चीज़ की रेट? जो लिग्नाइट ये अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं। अच्छा, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये क्या करते हैं, ये हर 15 दिन में ये अपने प्राइस को रिवाइज करते हैं और ये देखते हैं भाई डिमांड एंड सप्लाई की स्थिति क्या है, इंपोर्टेड जो लिग्नाइट आ रहा है एक्चुअली वो किस रेट पर आ रहा है, और जिस जो स्टीम का कोयला है, मतलब कुछ कोयले इस प्रकार के होते हैं जिससे स्टीम जनरेट की जाती है, तो बेसिकली उस तरह के कोयले की बाजार में कीमत क्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए अगर बाजार में डिमांड ज़्यादा होगी और बाजार में तेज़ी का माहौल होगा लिग्नाइट के बारे में, तो ये रेट तेज़ रखेंगे, और अगर कम रेट होगी तो इनको कम रेट पे बेचना पड़ेगा। ये इनके बिजनेस का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसके बिजनेस को वैल्यू करने के लिए। अब ये निकालते कहाँ से कोयला, तो इनके पास बेसिकली अभी 3 माइंस हैं जो वर्किंग में है, वो 3 माइंस हैं लिग्नाइट की, और उनमें से जो एक माइन है वो ऑलमोस्ट उसमें जो कोयला है ना वो खत्म होने वाला है। तो इसको उनको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने जो 6 जो माइंस है ना वो और इन्होंने एक्वायर किए, और इनका ये कहना है, मैनेजमेंट का एक कहना है कि लगभग 3 या 4 साल में हम इनको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। कि देखिए माइनिंग जो होती है उसमें कुछ प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपको माइनिंग में कोई ब्लॉक अलॉट हुआ या कोई माइन अलॉट हुई और इमीडिएटली जाके आपने अगले दिन से प्रोडक्शन करना शुरू किया। कुछ प्रिपरेशन पहले से आपको करनी पड़ती है और उसके बाद ही वो माइन चालू होती है। तो ये जो माइंस हैं ये 3-4 साल में ये ऑपरेशनलाइज करेंगे नई वाली जो माइंस है वो। अब एक और जो इनका डेवलपमेंट है वो रिलेटेड है कोल से रिलेटेड। अब आप ये देखिए जिसको हम कोल बोलते हैं ना वो एक्चुअली टॉप 2 यानी बिटुमिनस और एंथ्रासाइट टाइप का जो हायर ग्रेड का कोल होता है ना उसको तो हम कोल बोलते हैं। और जो ये जो नॉर्मल वाला कोयला होता है, जो लोअर ग्रेड का कोयला होता है पीट के अलावा, जैसे मैंने बताया पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, तो ये 4 तरह के कोयले होते हैं। इसमें अगर लिग्नाइट है तो उसको लिग्नाइट बोल देते हैं, लेकिन जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट अगर है तो उसको कोल बोलते हैं। तो इन्होंने 2023 में इनको उड़ीसा में 3 जो कोल ब्लॉक्स का आवंटन भी हुआ है, 3 इन्होंने एक्वायर किए माइंस उड़ीसा में, और वहां से ये इनका कहना है कि वहां पर भी चूंकि उसको ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लगता है तो एक माइन तो ये ऑपरेशनलाइज कर देंगे FY 27 में, और जो बाकी हैं वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में ही ऑपरेशनलाइज हो गई। दूसरा इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो है माइनिंग ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है उसकी माइनिंग से इनका जैसे मैंने बताया रेवेन्यू आता है लगभग 3.7% आता है। अब ये जो बॉक्साइट है ये गुजरात में जो भारत के टोटल रिजर्व्स हैं इसका केवल 9% है। और उसमें भी एक खास बात है कि जो गुजरात में मिलने वाला बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, तो वो जो ओर है वो बेसिकली लो और मीडियम ओर टाइप का ओर है जिसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है बाजार में। होता है लेकिन हो क्या रहा है लेकिन कि अब कमोडिटी साइकिल जो है ना, कमोडिटी के चाहे आप किसी भी कमोडिटी को ले लें, चाहे आप एल्यूमिनियम को ले लें, चाहे जिंक ले लें और चाहे कॉपर को ले लें
यानी नॉन फेरस मेटल्स को अगर आप ले लें या प्रेशियस मेटल को भी ले लें, तो कमोडिटी साइकिल अप साइकिल में, और अप साइकिल में इनका जो ये जो लोअर मीडियम ग्रेड का जो बॉक्साइट है ना, ये भी आप समझो कि जिसको मुहावरे के तौर पे कहते हैं सोने के दाम में जा रहा है। मतलब हर चीज आप तो दे दो जो भी होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनका जो प्राइस रियलाइजेशन है ना, ये बेसिकली अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट जो इनका सेगमेंट है वो पावर से रिलेटेड है, तो ये रिन्यूएबल पावर और जो थर्मल पावर दोनों में इन्वॉल्व है, यानी पावर प्रोड्यूस करके ये इंडस्ट्रीज को, और जो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, उनको ये बेचते हैं। तो ये इसमें जो इनका जो रिन्यूएबल वाला एरिया है, वहाँ पर इनके 60 पावर जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ उनकी उसकी कैपेसिटी है वो लगभग 201 मेगावाट की है, और जो सोलर पावर है वहाँ वो उनकी जो कैपेसिटी है वो 5 मेगावाट की है। तो वहाँ से पावर प्रोड्यूस करके बेचते भी हैं। और दूसरा जो इनका सेगमेंट है पावर के अंदर, वो है थर्मल पावर से रिलेटेड। तो इनका जो एक पावर थर्मल पावर प्लांट है उसमें 250 मेगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन ये जो इनका जो थर्मल पावर प्लांट है ये ऑपरेशनलाइज ही नहीं रहता है। केवल 20% टाइम, साल में टोटल 20% टाइम जो है ये ऑपरेशनलाइज रहता है। उसका कारण क्या है, इनकी जो टरबाइन है और जो इनका जो बॉयलर है, बॉयलर का मतलब वो जहाँ से स्टीम जनरेट होती है, टरबाइन का मतलब वो जिसके थ्रू आप जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर के थ्रू बिजली पैदा होती है। तो ये जो टरबाइन का है और जो इनका बॉयलर है ये खराब पड़ा रहता है। लेकिन गुजरात सरकार और उनके मैनेजमेंट ने भी ये फैसला किया है कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से ये इसको ठीक करेंगे, यानी ये जो टरबाइन और बॉयलर में जो प्रॉब्लम है या जो इनमें इस जो थर्मल पावर प्लांट में जो इशू है उसको दूर करेंगे। और जो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर है, यानी साल में कितने समय तक ये प्लांट बिजली का उत्पादन कर पाएगा, तो वो लगभग ये आइडिया है कि FY27 में वो इसको 77 से लेके 80% तक ले आएंगे, ताकि बिजली के उत्पादन से भी इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब बात करते हैं इनकी रेयर अर्थ मेटल वाली स्टोरी की। तो आपको शायद ध्यान होगा, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हो, तो शायद जून या जुलाई में चाइना ने एक बैन लगा दिया था रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पर, और उससे भारत की जो इंडस्ट्री और विश्व की सारी इंडस्ट्रीज जो है उनको बड़ी परेशानी हुई थी। और बाद में किसी तरह से निगोशिएशन करके उसने, मतलब भारत ने और बाकी सारी कंट्रीज ने निगोशिएट करके ये चाइना से कर्ब्स जो हैं रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर ये कम करवाए थे। क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये काम आते हैं डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवी में और जो रिन्यूएबल्स में। और आप ये समझ लीजिए, आप आजकल के जितनी भी चीज़ें हैं ना, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, मतलब लाइफ की हर एस्पेक्ट को आजकल जो टेक्नोलॉजी जो है वो ये रेयर अर्थ मेटल जो है ना ये कवर करते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला सेगमेंट है रेयर अर्थ मेटल वाला। तो अगर आप रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इनके एप्लीकेशंस के बारे में और इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो एक वीडियो हमने बना रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो खैर, ये इनके पास जो है ये दो जगह, ये दो साइट्स इन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चुनी है। उसमें से एक जो है वो माइनिंग साइट है, और जो दूसरी साइट है वो इन्होंने प्रोडक्शन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए चुनी है। जो इनका माइनिंग साइट है वो अंबा डूंगर में है। तो अंबा डूंगर जो है वो बेसिकली वहाँ पर 10 लाख टन की जो है वो रेयर अर्थ के भंडार हैं, रिजर्व्स हैं उसके। और वहाँ से ये भरूच लाएंगे उस चीज़ को, और वहाँ पर जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो रेयर अर्थ मटेरियल जो ये निकाल पाएंगे वो 1800 जो टन पर एनएम की कैपेसिटी से ये उसको प्रोड्यूस रेयर अर्थ मेटल्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो भरूच वाला जो हब ये बनाएंगे प्रोसेसिंग का, वो एक तरीके से इनकी जो माइंस हैं वहाँ से भी इंटीग्रेट होगा। साथ ही साथ अगर कोई इंडिपेंडेंटली कोई प्रोसेसिंग करवाना चाहे तो उसके लिए भी ये भरूच प्लांट प्रोसेस कर पाएगा। अब इनके प्लान्स की बात करें तो, जो कैपेक्स की प्लान की बात करें तो ये जो है ये
30-31 तक इनका ये आइडिया है कि 13,400 करोड़ का केपेक्स करें। और ये जो है, ये केपेक्स जो होगा वो उड़ीसा की जो कोल ब्लॉक्स जिसकी हमने बात की, 3 कोल ब्लॉक्स, उसको ऑपरेशनलाइज करने में काम आएगा। उसके बाद जो इनकी एग्जिस्टिंग और न्यू जो इनकी लिग्नाइट माइंस हैं उनको बेटर करने के या ऑपरेशनलाइज करने के काम आएगा। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है उसको टर्न अराउंड करने में वो वहाँ पर भी कुछ पैसा लगाएंगे। रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनकी माइंस को चालू करने के लिए और जो वो प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए वहाँ इनका काम आएगा। और कॉपर में, ये कॉपर की माइनिंग में भी ये काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो कॉपर की इनकी कुछ माइंस हैं उसको डेवलप करने में भी ये 13,400 करोड़ का केपेक्स जो है ये अगले 4-5 सालों में ये करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यूएशन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मतलब इस तरह की कंपनी को वैल्यू क्या करें। तो देखिए, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ये है सम ऑफ द पार्ट्स अप्रोच। सम ऑफ द पार्ट अप्रोच का मतलब क्या है, देखिए इनके क्या है, छोटे छोटे काम है। मेजर काम क्या है, वो है इनका लिग्नाइट से रिलेटेड या लिग्नाइट की माइनिंग करते हैं। इसके अलावा पावर का एक सेगमेंट है। और इसके जो तीसरा सेगमेंट है वो रिलेटेड है इनका मेटल से रिलेटेड। उसमें रेयर अर्थ मेटल भी आ जाते हैं, कॉपर भी आ जाता है, बॉक्साइट भी आ जाता है, सैंडस्टोन भी सिलिका सैंड भी आ जाती है, फ्लोरस्पार भी आता है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जहाँ हालांकि उनका जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत कम है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सम ऑफ द पार्ट जो है उसको उसकी तरह ट्रीट करें और उसमें आप जो जोड़ें, यानी जो डिस्काउंट फैक्टर वगैरह आप जोड़ना चाहें या एडिशन करना चाहें, मतलब मैं कितनी वैल्यू इसको एडिशनल दे पाऊंगा, तो उसमें मेटल जो कमोडिटी साइकिल जो अप साइकिल में चल रहा है उसको ऐड कर दें। और उसके साथ ही साथ जो आने वाला इनका जो रेयर अर्थ वाला जो सेगमेंट है जो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं है, तो अगर वो आ जाता है तो वो इसके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूएशन का इसका सिनारियो है। तो अगर बहुत ही सिंपल इसको करना चाहें तो इसका एक काम कर सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है ईवी टू एबिटा। तो ईवी टू एबिटा में आप बाकी इसको आप एक लिग्नाइट वाली माइनिंग कंपनी मान लें, और लिग्नाइट वाली माइनिंग कंपनी इसको कंपेयर करने के लिए आपको नेवली लिग्नाइट का ईवी टू एबिटा दिया हुआ है, आप उससे कंपेयर कर लें, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें, क्योंकि जो नेवली लिग्नाइट है ना वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड पावर प्लस लिग्नाइट माइनिंग कंपनी है। और जबकि ये जो है ये प्योर एंड प्योर जो है वो लिग्नाइट माइनिंग कंपनी है। तो इस तरह का थोड़ा एडजस्टमेंट अगर आप करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको एक फेयर वैल्यू इस कंपनी की पता लग सकती है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये देखिए 1963 से काम कर रही है, धीरे धीरे माइनिंग में अपना इन्होंने क्षेत्र बढ़ाया है और सिलिका सैंड से लेके अब ये रेयर अर्थ मेटल तक आ गए हैं। तो माइनिंग में तो इनकी एक्सपर्टाइज है। दूसरी बात ये गवर्नमेंट ओन्ड है, 74% जो है वो गवर्नमेंट के पास इसका स्टेक है, 76% जो है वो गवर्नमेंट के पास है। फिर वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स हैं इनके, सरकारी भी हैं, प्राइवेट वाले भी हैं। फिर अभी फ़िलहाल जो है लिग्नाइट की जो डिमांड है वो कोई ऐसा कम होने वाली है नहीं, कि इंडस्ट्री में स्पेशली कम होने वाली है नहीं। और जो कमोडिटी जो है वो अप साइकिल में चल रही है। अगर वीकनेस की बात करें तो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि पीएसयू है, और जैसे आपने कहा, आपने देखा कि ये जो है अपना जो थर्मल पावर प्लांट है ना उसको भी रन नहीं कर पा रहे हैं, और ये बॉयलर और टरबाइन के खराब पड़े हैं। तो पीएसयू की इनएफिशिएंसी इस कंपनी में है। दूसरी बात ये, माइनिंग से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, स्पेशली जो कहाँ इनको माइनिंग करनी, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई रेगुलेशन आता है वो तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको कोई पब्लिक सेक्टर होने का कोई खास एडवांटेज मिलता नहीं है। फिर तीसरी बात ये कमोडिटी कंपनी है, यानी प्राइस टेकर है, बाजार में जो भाव होगा उस बाजार में वो भाव इनको, उस भाव पे इनको अपना लिग्नाइट जो है वो बेचना पड़ेगा। और ये यही इसकी सबसे कमोडिटी कंपनीज की सबसे बड़ी कमी है कि जब अप साइकिल होता है तब तो कमोडिटी कंपनीज बढ़िया कमाती हैं, और जब डाउन साइकिल होता है तो वो बहुत दिनों तक वो डाउन टर्न में पड़ी ही रहती हैं। अगर मार्केट की कैप की बात करें तो 17,800 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी मतलब डेट इनका नेग्लिजिबल है, और ईवी टू एबिटा जो है इनका 19 है। एनएलसी यानी नेवली लिग्नाइट का जो ईवी टू एबिटा है वो 9 है, 9 है। अगर सेल्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में लगभग 1% सेल बढ़ी है, लेकिन जो प्रॉफिट इनका बढ़ा है वो 15% बढ़ा है। इसका कारण आप समझ गए होंगे, कमोडिटी अप साइकिल के कारण। अब प्रमोटर के बाद बात करें तो 76% प्रमोटर के पास है, एफ आई आई डी आई के पास 3% है, पब्लिक के पास
जो है 23% है। अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए बाजार जो है वो सेंटीमेंट पे चलता है। मार्केट में कमोडिटी साइकिल में तेजी है और कमोडिटी अप साइकिल के कारण जितनी भी पतंगे हैं वो तेज हवा में ऊपर उड़ रही हैं और उसके साथ साथ ये कंपनी भी उड़ रही है। हालांकि लिग्नाइट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, लेकिन इस कंपनी को भी अन्य माइनिंग कंपनीज के साथ कमोडिटी अप साइकिल में हायर वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन इसमें जो स्टोरी है वो इसकी रेयर अर्थ मेटल की स्टोरी है, लेकिन वो प्ले आउट होगी अगले 3 या 4 साल में, क्योंकि मैनेजमेंट इस बारे में अनकमिटल है या नॉन कमिटल है कि वो आखिर इस जो फैसिलिटी है, ये जो रेयर अर्थ मेटल की जो फैसिलिटी है वो कब से चालू कर देगा, क्योंकि वो जो काम है रेयर अर्थ मेटल की रिफाइनिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसका परफेक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसमें रेयर अर्थ मेटल की स्टोरी भी शामिल है और ये जो चल रहा है ये कमोडिटी के साइकिल के हिसाब से चल रहा है। और जब तक कमोडिटी साइकिल अप रहेगा तब तक ये शेयर भी चलेगा, लेकिन आपको एक समझदारी पूर्वक निर्णय लेके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से भी काम करना है। मैंने एक आपको फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क को आप चाहें तो ध्यान में रख के अपना खरीद या बेचने का कोई निर्णय कर सकते हैं। मेरी डायरेक्टली इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।